सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिकी विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं आज की क्लास के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को। आप लोग अपना ध्यान जो स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग अपना रिवीजन का जो पॉइंट है, रिवीजन का जो हमारा काम चल रहा था उसको ही रखते हैं कंटिन्यू, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है आज की क्लास में रिवाइज करते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ भी रैंडम क्वेश्चन जो है आज की क्लास में इनको करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग आज की क्लास में जो है रैंडम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलिए सो नोट डाउन कर लीजिए, आज की क्लास जो है रिवीजन क्लास है, ठीक है। और जो सबसे पहला हम क्वेश्चन ले रहे हैं, नंबर 1 क्वेश्चन, सेल क्या होता है? विद्युत सेल यानी कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? और सेल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके ऊपर भी हमको बात करनी है। तो सीधी सी बात है, सेल वो युक्ति है जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। देखिए भाई, एक सेल जो है, एक इलेक्ट्रिक सेल जो है, इसके अंदर भरा रहता है रसायन जिसे हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और इसमें एक इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं। इसमें क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रोड भी होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो वैद्युत अपघट्य की जो पदार्थ है उसके बीच जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उसके फलस्वरूप कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कुछ क्या होती है, एनर्जी, ऊर्जा बनती है। यही ऊर्जा जो है हम लोग विद्युत ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं, समझ रहे हैं। यही ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं, लाइट जो है, बल्ब जलाते हैं और बाकी जो है अपने सर्किट में जो भी लोड लगा होता है उसके लिए ये ऊर्जा का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसीलिए हम लोग जो है केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में भी सेल को पढ़ते हैं। वहां पर भी आप इलेक्ट्रिक सेल को पढ़ेंगे, वहां पर आप उसका केमिकल मैकेनिज्म देखेंगे। यहाँ पर आप फिजिक्स में देखेंगे उसको कि फिजिक्स में किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर आप क्या देखोगे, केमिस्ट्री में आप देखोगे कि इसके अंदर के केमिकल्स जो है किस प्रकार से ऊर्जा बनती है, क्या क्या चीजें जो है अफेक्ट करती है ना। तो काफी सारी चीजें वहां पर आप देखेंगे। पर फिलहाल सेल को अगर हम डिफाइन करें, सेल को हम अगर डिराइव करें, सेल के बारे में अगर 3-4 बातें बतानी होगी अच्छी अच्छी, तो कौन सी बता सकते हैं? सबसे पहला बात यह है कि यह परिपथ को वैद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। यह सेल को वैद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये प्रोवाइड कराता है किसको, सर्किट को, जिस सर्किट में हमने इसको लगाया होता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, आवेश उत्पन्न ये नहीं करता। आवेश को उत्पन्न करने का काम सेल नहीं करता, वरन क्या काम करता है, इंस्टेड ये क्या काम करता है, ये काम करता है आवेश को गति प्रदान करने का। देखिए, आवेश तो ऑलरेडी उपस्थित है ना, आवेश तो ऑलरेडी उपस्थित है। मुक्त आवेश मतलब, मुक्त आवेश का मतलब हमारा है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो वास्तव में पदार्थ के अंदर है, जो सर्किट लगा है, जो वायर लगी है उसके अंदर तो है। जब वो चलेगा, जब वो गति करेगा, गतिमान आवेश बनेगा, तब जाकर के विद्युत धारा, हम कहेंगे कि विद्युत धारा जो है परिपथ में प्रवाहित हो रही है, तब जाकर के ही बाकी सारे जो उपकरण होंगे वो काम कर पाएंगे। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को चलाना जो है, इसके लिए हमें सेल की आवश्यकता पड़ती है। सेल क्या काम करता है, सेल ठीक उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से आप एक टंकी में से पानी निकालने के लिए उसे क्या है, कुछ हाइट पे रख देते हो। ये घर है, ये घर की छत पे आपने क्या रखी है, ये पानी की टंकी रखी है, वाटर टैंक रखा है। आपने देखा होगा आपके शहर में एक ओवरहेड टैंक बना रहता है, एक ओवरहेड टैंक बना रहता है, पानी की एक बड़ी सी टंकी। तो बहुत ऊंचाई पर बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि ऊंचाई पर अगर पानी रहेगा तो उससे नीचे, उस ऊंचाई से नीचे सब जगह जो है पानी
स्पीड के साथ जाएगा और उस ऊंचाई से नीचे जितने भी घर होंगे सबको जो है पानी मिल पाएगा। यही कारण होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आवेश को अगर प्रवाहित कराना है, आवेश क्या है, उसको भी एक नदी की तरह आप समझ लीजिए ना। नदी में जो पानी फ्लो हो रहा है, आवेश भी उसी तरह है। तो नदी कैसे फ्लो करेगी भाई, ऊपर से नीचे, ऊंचाई से नीचे ढलान की तरफ। अब यहाँ पर ये अंतर जो है, ये ऊंचाई में अंतर यहाँ पर जो बनाया रहता है हमने, ये परिपथ में कौन बनाता है, ये विभवांतर, हम इसको विभवांतर नाम देते हैं। विभवांतर, विभवांतर क्या करता है, इक्वल वोल्टेज रखता है, ठीक है, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। तो यहाँ जो है हमको क्या देखने को मिल रहा है, पोटेंशियल में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अंतर देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर मैं इसको किसी परिपथ के बीच में लगा दूं, इस कारक को किसी परिपथ के बीच में लगा दूं, तो वहां पर जो आवेश होंगे वो अच्छी तरीके से गति करने लगेंगे और विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। सारे कॉन्सेप्ट जो है एक दूसरे से मिले जुले। आई नो कि आपने क्लास 10th में विभवांतर, विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध, है ना, विशिष्ट प्रतिरोधकता, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा होगा। परंतु अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो वास्तव में सारे कॉन्सेप्ट जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। बहरहाल हम लोग बात कर रहे हैं सेल के बारे में, तो सेल के बारे में एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, क्या जो हमने अभी बताया, सेल जो है विभवांतर को बनाए रखता है, विभवांतर को बनाए रखता है, ठीक है, और जिस कारण आवेश परिपथ में गति करता है, यानी कि जिस कारण आवेश जो है परिपथ में गति करता है, यानी कि परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया सेल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेल जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास ड्राई सेल, एक होता है लैग्रांजे सेल। आई होप मेरा स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ। ड्राई सेल होता है एक तरीका नॉट रिचार्जेबल, दोबारा चार्ज इसे नहीं कर सकते, एक बार यूज कर दिया तो खत्म, ठीक है, दोबारा चार्ज। लैग्रांजे सेल जो होते हैं दोबारा से आप इन्हें चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ सेल ऐसे होंगे जो चार्जेबल नहीं होते, ठीक है, और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो चार्जेबल होते हैं। जैसे आपका जो घड़ी का सेल है ना, वो क्या है, नॉन रिचार्जेबल है। आप उसे एक बार यूज करो, फिर उसकी जो एक बार बैटरी खत्म, तो आपको नया सेल लाना पड़ेगा। लेकिन आपका जो इन्वर्टर का सेल है, इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी लगी है, उसके अंदर जो सेल है वो चार्जेबल होता है। तो एक बार खत्म हो भी गया, कोई बात नहीं, आप मार्केट से उसको दोबारा से रिचार्ज करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये रहा सेल के बारे में हमारा डिस्कशन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक बात को समझिए, अगर पूरे परिपथ में, जैसे हम अगर सपोज बात करते हैं हमारी लाइफ की, अगर ऑक्सीजन ना होती तो लाइफ ना होती, जीवन ना होता, ठीक है। ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन का जो एक्सहेल है, कार्बन डाइऑक्साइड का, इसी ने जो है लाइफ के जो बैलेंस है इसको मेंटेन करा हुआ है ना। जैसे आप समझिए, आप ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन आपको कौन देता है, पौधे देते हैं। और आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आप किसको देते हैं, पौधों को देते हैं बदले में। तो मतलब आप पौधों से ऑक्सीजन ले रहे हो, बदले में उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो, सीधा सीधा काम ये हो रहा है। तो दोनों का काम चल रहा है। दोनों में से अगर कोई भी अपना एक काम करना बंद करेगा तो यहाँ पर जो पृथ्वी पर, अर्थ पर जो लाइफ की प्रोसेस है वो समाप्त हो जाएगा, सीधी सी बात है। ऐसे ही किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी विद्युत परिपथ में अगर सेल ना लगा रहे, अगर सेल ना लगा रहे, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में, विद्युत परिपथ में लगा हुआ कोई भी उपकरण, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस काम नहीं करेगा, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। क्योंकि हर एक परिपथ में जो भी उपकरण लगा रहता है, या फिर कोई भी हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है, उसको हमको रन कराना है, उसको काम कराना है। उसके लिए ये चीज मस्त है कि उससे होकर के कुछ ना कुछ विद्युत धारा का प्रवाह हो, यानी कि उससे होकर के आवेश जो है वो गति करे। पर आवेश तब तक गति नहीं करेंगे जब तक उन्हें ऊर्जा नहीं मिलेगी, और परिपथ में ऊर्जा देने के काम को, ऊर्जा का जो स्रोत है वो बनकर आता है सेल। तो विदाउट सेल आप परिपथ को कंप्लीट नहीं मान सकते, ठीक है। विदाउट सेल आपका जो परिपथ है वो कंप्लीट नहीं रहता, इनकम्प्लीट रहता है। जब तक सेल नहीं लगेगा तब तक परिपथ जो है काम नहीं करेगा। तो सेल जो है एक तरीके से परिपथ का, आप ये मान लीजिए कि वो हार्ट हो गया, ठीक है ना।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईएमएफ के बारे में। अब ये सेल, ये विभवांतर वगैरह तो आपने पिछली क्लास में पढ़े थे, यहाँ समझ में आते। आपके पास एक नया टर्म आया है विभवांतर। ये क्या चीज है? सॉरी, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस समझने के लिए आपको एक कंडीशन में रखता हूं आपके सामने, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए आप जो है मार्केट जाते हैं, आपके पास सपोज रेडियो है। आपके पास क्या है? रेडियो। पहले हम ये जानते हैं आजकल रेडियो का जमाना नहीं है, बट आप एज्यूम कीजिए कि आपके पास रेडियो है और आपके रेडियो का जो सेल है, बैटरी है, वो खत्म हो चुकी है। अब आप मार्केट जाएंगे, मार्केट जाकर के एक सेल लेके आएंगे। उस सेल के ऊपर लिखा रहेगा 1.5 वोल्ट। कितना लिखा रहेगा? 1.5 वोल्ट। लेकिन जब आप उसे अपने रेडियो में यूज करेंगे तो एग्जैक्ट जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो 1.5 वोल्ट नहीं मिलेगा, वो आपको उससे कुछ कम मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सेल के अंदर भी क्या है, कुछ आंतरिक प्रतिरोध रहता है। सेल के अंदर भी क्या होता है? कुछ आंतरिक प्रतिरोध रहता है, और जिस वजह से ये विभव में हमको ड्रॉप देखने को मिलता है, पोटेंशियल में हमको ड्रॉप देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप नया सेल लाए तो उसमें जो रीडिंग लिखी हुई है वो आपका एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती। वो मान होता है तब जब कि उससे कोई परिपथ कनेक्ट, जब तक हमने उस सेल को किसी परिपथ में नहीं लगाया तब तक उसका जो वोल्टेज रहेगा वो 1.5 वोल्ट रहेगा। जैसे ही हम उसको किसी परिपथ में लगाएंगे 1.5 वोल्ट से कम हो जाएगा ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध के कारण। इस पहले वाले जो वोल्टेज है, पहले वाला जो विभवांतर है, जबकि कोई वो सर्किट में नहीं लगा हुआ है, जबकि आप उसे नया नया खरीद के लाए हैं, उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो नाम इसका बहुत बड़ा है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, और हमें लग रहा है बल की बात हो रही है कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ये विभवांतर ही। लेकिन विभवांतर किस केस में नोट डाउन किया गया है? जबकि उसको परिपथ में हमने नहीं लगाया, जबकि सेल को जो हमने परिपथ में नहीं लगाया। आ गई है बात समझ में? तो इस तरीके से हमको इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, और एक सेल के बाद एक और वोल्टेज हमारे पास, ईएमएफ के बाद एक और वोल्टेज हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो पहले ईएमएफ लिख लेंगे। ईएमएफ में हमने क्या बात करी है? ईएमएफ में हमने बात करी है दो टर्मिनल के बीच विभवांतर जबकि परिपथ में कोई धारा प्रवाहित ना हो। जबकि परिपथ में कोई धारा प्रवाहित ना हो, उस केस में हम क्या कहते हैं? उस केस में हम जो विभवांतर है उसे ईएमएफ कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसे भी हम V से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। ठीक है, तो काफी सारी चीजें इसकी जो है विभवांतर की जैसी है, काफी सारी चीजें इसकी जो है विभवांतर जैसी है। ठीक है, देख लेते हैं, हमने पहले भी ये बात करी है, तो यही सारी चीजें हमने पिछली क्लासेस में भी इसमें करी थी। और देखिए ये एक सेल है, यहाँ पर हमने आपको सेल दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, क्या है इसके अंदर? केमिकल्स भरे हुए हैं। ठीक है, और ये केमिकल्स जो हैं वैद्युत अपघट्य हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। क्या काम करता है एक सेल? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण करता है। कौन सी ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। इसके पहले हमने ये बातें करी हैं कि जो ईएमएफ है, वैद्युत वाहक बल है, उसको आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसको आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हमने बोला है कि परिपथ का विभवांतर जबकि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, जबकि परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, उस वक्त जो दो टर्मिनल्स के बीच में विभवांतर रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? सेल का विद्युत वाहक बल कहेंगे। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? E से निरूपित करते हैं। ठीक है, और E इज इक्वल टू वोल्टेज ऑन पॉजिटिव टर्मिनल प्लस वोल्टेज ऑन नेगेटिव टर्मिनल।
ये होता है हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला। ठीक है, ईएमएफ को बेसिकली इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी सेल को? किसी सेल को ऐसे निरूपित किया जाता है, ये रहा सेल का एक प्रतीक। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है, यानी कि ये दर्शाता है एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल को। क्या काम होता है इसका? तो हमने बात करी है परिपथ में लगे वैद्युत उपकरणों को वैद्युत ऊर्जा प्रोवाइड करवाना, आवेश उत्पन्न नहीं करता है, विभवांतर बनाए रखता है, जिस कारण परिपथ में आवेश या इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। समझ में आई है बात? ठीक है, आगे अगर बात करें तो हमने एक और चीज समझा है, आंतरिक प्रतिरोध को। अभी जिस आंतरिक प्रतिरोध का मैंने जिक्र किया है उसको भी हम समझते हैं। आंतरिक प्रतिरोध क्यों उत्पन्न होता है? आप जानते हैं सेल के अंदर क्या होता है भाई, ये सेल के अंदर जो है वैद्युत अपघट्य भरा होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो है भरा होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट जो है धारा के मार्ग में क्या करता है? रुकावट डालता है, धारा के मार्ग में अवरोध डालता है, ऑब्स्ट्रक्शन। इट क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन इन द वे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसे हम स्मॉल आर द्वारा निरूपित करते हैं। आ गई है बात समझ में? चलिए, इसके बाद एक और पॉइंट हमारे पास आता है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज यानी कि दो टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज, वो क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज वो वैल्यू होगी बच्चों कि जब आप सेल को खरीद के लाएंगे, जैसे मैंने बताया था आपको भी कि आप सेल को खरीद के लाए कहां से? मार्केट से। ठीक है, सेल को आप मार्केट से खरीद के लाए, और मार्केट से खरीद के लाने के बाद आपने क्या करा? मार्केट से खरीद के लाने के बाद आपने क्या करा? उसको किसी उपकरण में लगाया, किसी एप्लायंस में लगाया। ठीक है, तो वहां पर आपको जो वोल्टेज मिलेगा किसी उपकरण में लगाने के बाद, जब उसमें जो है विद्युत, जब उसके उससे होकर धारा प्रवाहित हो रही है ना, जब परिपथ से होकर धारा प्रवाहित हो रही है, तब जो सेल का जो वोल्टेज होगा सेल के सिरों के बीच, वो उसका टर्मिनल वोल्टेज होगा। वो क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज होगा। ध्यान रखेंगे एक बात को, टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो हमेशा कम होगा किससे? ईएमएफ से, विद्युत वाहक बल से उसका मान हमेशा कम रहेगा। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू ई, ई यानी कि विद्युत वाहक बल माइनस, कम रहेगा तो इसमें से माइनस करेंगे, है ना, कम रहेगा मतलब किसमें से? विद्युत वाहक बल में से माइनस हो रहा है, तो E माइनस आई आर। आई आर क्या है भाई? करंट और आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि एक तरीके से आंतरिक विभव हो गया, है ना। तो जितना विभव जो है ड्रॉप हो रहा है, जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कहां पर? सेल के अंदर, उसको माइनस कर दीजिए ईएमएफ से, वो आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा। वो आपका क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज होगा। यहाँ पर मैं फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ ओम के नियम से। ओम के नियम से I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ई का मतलब क्या है? कुल विभव। कुल विभव कितना है भाई? कुल विभवांतर कितना है? वो तो उतना ही रहेगा ना जितना हमारा ईएमएफ है ना, पूरे परिपथ में। और कुल जो हमारे पास प्रतिरोध है वो कितना है? आर, तो अगर परिपथ में कोई हमारा प्रतिरोध लगा है, ठीक है, कोई हमारा लोड लगा है आर, तो उसका प्रतिरोध हो गया, और स्मॉल आर हो गया आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि सेल के अंदर कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध तो रहेगा। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की बातों को करते हैं। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की बातों को करते हैं। सो चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट में हमने ये बात करी है कि आंतरिक प्रतिरोध जो है वो कितने कारकों पर निर्भर होता है? वो 3 कारकों पर निर्भर होता है। कितने कारकों पर निर्भर होता है? 3 कारकों पर निर्भर। ठीक है, बेसिकली 3 कारकों पर निर्भर होता है, लेकिन यहाँ मैंने 4 लिखे हुए। सबसे पहला, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर। जो आपका इलेक्ट्रोड है, अगर उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो आंतरिक प्रतिरोध कम रहेगा। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो आंतरिक प्रतिरोध कम रहेगा। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोड को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है बड़ा रखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो इलेक्ट्रोड्स है वो धातुओं के बनाए जाते हैं ना, तो इसीलिए हमको इनको ज्यादा बड़ा रखना भी थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता है ना। लेकिन इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल अगर हमको क्या करना है, अगर हमको आंतरिक प्रतिरोध के मान को कम रखना है तो इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल हम ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा हम रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है उस पर भी डिपेंड करता है आंतरिक प्रतिरोध। अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ज्यादा है तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। डेफिनेट सी बात है, अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ज्यादा है तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कम है, यानी कि नजदीक नजदीक है इलेक्ट्रोड, तो आंतरिक प्रतिरोध भी जो है कम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है वो करता है वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर वैद्युत अपघट्य ज्यादा सांद्र होगा तो आंतरिक प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा रुकावट जो है धारा के मार्ग में डाली जाएगी। अगर वैद्युत अपघट्य की सांद्रता कम होगी, यानी कि डाइल्यूट होगा, तो उसमें
जो आंतरिक प्रतिरोध रहेगा वो भी कम रहेगा, क्योंकि धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाएगी, जो अवरोध होगा वो कम रहेगा। ठीक है। लास्ट वन इस तापमान पर, टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करता है आंतरिक प्रतिरोध। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, कम रहेगा। तो ये 4 वो फैक्टर्स है जिस पर जो है आंतरिक प्रतिरोध हमारा डिपेंड करता है। ठीक है। और वन बाय वन हमने चारों फैक्टर्स को जो है पढ़ा। हम बात करते हैं सेलों का संयोजन। तो सेलों का संयोजन किस प्रकार से कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जो परिपथ होगा उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही सेल आपको लगा के दे रखा रहेगा, कई बार एक से ज्यादा सेल आपको लगा के दे रखे रहेंगे और आपको जो है तुल्य आपको विभवांतर जो है पूछा रहेगा कि सेलों के संयोजन में तुल्य जो ईएमएफ होगा, विद्युत वाहक बल, वो कितना रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जिस प्रकार से आपने पढ़ा है प्रतिरोधकों का संयोजन, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिस तरीके से आपने पढ़ा है संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक उसी तरीके से आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी कि सेलों का संयोजन। सेलों के संयोजन में जो बातें हमको पढ़नी है वो है 2 तरीके से सेलों को संयोजित किया जा सकता है। ठीक वही 2 तरीके जिस प्रकार से हमने प्रतिरोधकों को और संधारित्रों को संयोजित करा था, लेकिन जो तुल्य धारिता, जो भी वहां पे तुल्य आई थी, इक्विवेलेंट आया था, इक्विवेलेंट चाहे रेजिस्टेंस कह लीजिए, इक्विवेलेंट चाहे कैपेसिटेंस कह लीजिए, दोनों के लिए जो है अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों को एक मत समझिए, रिलेट आप कर सकते हैं लेकिन एक मत समझना, एक समझने की गलती मत करना। फॉर्मूला जो है सब में अलग अलग होता है। ठीक है, सेम फॉर्मूला तीनों में नहीं होता। ठीक, तो क्या फॉर्मूला है, अगर हमने जो है दोनों जो सेल हैं वो इस प्रकार से लगा रखे कि वो श्रेणी क्रम में, कैसे श्रेणी क्रम में, मतलब एक ही लाइन में। कैसे है भाई, एक ही लाइन में। तो हम उनका जो तुल्य ईएमएफ है वो ऐड करके निकाल देंगे। वो कैसे निकाल देंगे, ऐड करके निकाल देंगे। और आंतरिक प्रतिरोध भी दोनों का प्रतिरोध को, दोनों के आंतरिक प्रतिरोध को ऐड करके निकाल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर वो दोनों के दोनों एक ही लाइन में लगे लेकिन उल्टे हैं, देखो ये जुड़ा है पॉजिटिव नेगेटिव, और ये वाला सेल कैसे जुड़ा है, नेगेटिव पॉजिटिव, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, दोनों के जो है पोलैरिटी जो है अपोजिट है, ध्रुवता जो है दोनों की अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिएंगे। ठीक है, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। लेकिन जो कि जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वो क्या रहेगा, वो दोनों के योगफल के बराबर ही रहेगा। आ रही है बात समझ में, क्या आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और इनको करके देखते हैं कि हमें कितना समझ में आया है अब तक और कितना नहीं है। तो क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा हुआ है इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, फिगर आपको बना के दे रखा है। क्वेश्चन में समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि 2 इसमें सेल लगे हुए हैं, हमको 2 सेल लगे हुए दिख रहे हैं, 6 वोल्ट और 3 वोल्ट का। हर एक सेल का अपना आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो 6 वोल्ट का जो सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, 3 वोल्ट का जो सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। हमसे ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से संयोजित है, चित्र में हमको दिखा रखा है, हमें बता नहीं रखा है समांतर क्रम में है श्रेणी क्रम में, हमें बस चित्र में दिखा रखा है। हमें क्या करना है, इनका तुल्य ईएमएफ निकालना है, यानी कि रिजल्टेंट ईएमएफ इनका निकालना है। तो रिजल्टेंट ईएमएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, रिजल्टेंट ईएमएफ निकालने के लिए यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए कि जो सेल हैं जुड़े किस तरीके से, जो सेल हैं ये जुड़े किस तरीके से। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जब नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो तो हमको क्या कर देना, दोनों को सिंपली ऐड कर देना। तो आप लिखेंगे अतः तुल्य ईएमएफ, रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 6 + 3 बराबर 9 वोल्ट। 6 + 3 बराबर 9 वोल्ट। ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध भी तो निकालेंगे, इनका इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो निकालेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल दीजिए इनका। R = R1 + R2, मतलब 1 + 2 R = 3 ओम और E = 9 वोल्ट हमारे जो आंसर है। तो मैं देख सकता हूं इसका जो तुल्य हमारे पास एक परिपथ बनेगा इक्विवेलेंट, जिसमें कि क्या रहेगा,
एक ही हमारे पास सेल रहेगा और उसका एक ही आंतरिक प्रतिरोध। तो इस सेल का जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध रहेगा वो 9 वोल्ट रहेगा और जो इसका आंतरिक प्रतिरोध रहेगा वो 3 ओम रहेगा। सॉरी, तुल्य ईएमएफ जो रहेगा वो 9 वोल्ट रहेगा और आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम रहेगा। तो इसको हम लोग जो है ऐसे कन्वर्ट जो है कर सकते हैं, इस परिपथ को हम इस प्रकार से कन्वर्ट जो है कर सकते हैं। ये इसका तुल्य परिपथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका इक्विवेलेंट सर्किट। और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब से जैसे ये पुराना क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ही हम लोग एक चेंज कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें हमने क्या चेंज कर दिया, हमने इस बार सेल को ही चेंज कर दिया। सेल की जो पोलैरिटी थी उसको चेंज कर दिया। अब की बार जो माइनस है वो किससे जुड़ा है? माइनस से जुड़ा है। यहां पर थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो जो तुल्य ईएमएफ आएगा इस केस में, तुल्य इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये कितना था? 3 वोल्ट था आई थिंक। तो वो आएगा 6 माइनस 3। 6 माइनस 3 क्यों? डायरेक्शन की वजह से। डायरेक्शन आपको ध्यान देनी है, अगर माइनस से प्लस जुड़ा तो प्लस लेना है, अगर माइनस से माइनस जुड़ा तो माइनस कर देना है। 6 माइनस 3 है 3 वोल्ट, ई इक्विवेलेंट। और तुल्य जो आर इक्विवेलेंट आएगा आंतरिक प्रतिरोध, वो आएगा आपका 3 ओम ही। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, क्योंकि प्रतिरोध जो है आंतरिक प्रतिरोध सेम है। वो उस प्रकार से हम निकालेंगे जैसे हमने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है कि जो तुल्य प्रतिरोध है वो किस तरीके से निकालते हैं। इस टाइम में मैं सर्किट बना सकता हूँ। देखो ध्यान दो, अब जो सर्किट बनेगा तुल्य इक्विवेलेंट सर्किट, उसमें तो एक ही सेल बनाना है। अब वो सेल मैं ऐसे बनाऊं या फिर ऐसे बनाऊं, कैसे पता रहेगा? पता ऐसे लगेगा, दोनों में से जो बड़ा है, ये 3 वोल्ट है 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट वाले सेल की तरह मैं अपना जो इक्विवेलेंट सर्किट में है उसको बनाऊंगा। तो 6 वोल्ट वाला सेल का प्लस इधर है माइनस इधर है, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा। कितना है इसके इक्विवेलेंट? 3 वोल्ट एंड आर इक्विवेलेंट इज 3 ओम। तो ये है हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है हमारे पास, ठीक है, जिसे हम देख रहे हैं। एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, न्यूमेरिकल। इसमें देखिए हमें 3 सेल जो है लगे हुए मिल रहे हैं, 6 वोल्ट 3 वोल्ट और 3 वोल्ट, ठीक है। 3 सेल लगे हुए हैं और तीनों के आंतरिक प्रतिरोध भी हमें दिए हुए 1 ओम 2 ओम और 1 ओम क्रमशः, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है इसका तुल्य ईएमएफ निकालिए, ई इक्विवेलेंट निकालिए। तो तुल्य ईएमएफ निकालने के लिए सबसे पहले मैं देखूंगा क्या तीनों के तीनों जो हमारे सेल लगे हुए हैं वो एक ही, उनका ऑर्डर सेम है। तो देखो प्लस पॉजिटिव टू नेगेटिव जुड़ा है, ये भी पॉजिटिव टू नेगेटिव जुड़ा है, मतलब दोनों ठीक जुड़े हैं। अब ये जुड़ा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये गलत जुड़ गया, क्योंकि इसमें देखो इसका जो माइनस है और इसका जो माइनस है वो साथ साथ जुड़े हुए हैं। जुड़ना क्या चाहिए था? माइनस को प्लस से जुड़ना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, 6 और 3 वोल्ट को तो ऐड कर देंगे, 6 और 3 वोल्ट को तो ऐड कर देंगे, इसको और इसको तो ऐड कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये वाला सेल जो है उल्टा जुड़ा है। तो 6 प्लस 3 और माइनस 3 कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। 6 और 3 9, 9 में से 3 गए, कितना बचता है? 6। तो जो तुल्य ईएमएफ आएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा, वो आएगा हमारा 6 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल, R के लिए तो वही नियम रहेंगे जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़े, उसके लिए कोई नई चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो जो तुल्य इसका प्रतिरोध आएगा वो आएगा 4 ओम, सॉरी 2 और 1 3 और 1 4 ओम। तो मैं जो अपना इक्विवेलेंट सर्किट बना सकता हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन का, वो कुछ इस प्रकार से होगा ही नहीं होगा। ये मैं किसकी तरह बनाऊंगा? ये देखूंगा ऊपर कौन सा वाला ज्यादा बड़ा है। तो ये 6 ओम वोल्ट का था, ये 3 वोल्ट का था, और ये जो उल्टा जुड़ा हुआ है सिर्फ 3 वोल्ट का था। तो डेफिनेट सी बात है 6 और 3 9 वोल्ट जो है वो किसके तरह जैसे हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव के। तो जैसे 6 और 9 वोल्ट वाला था उसकी तरह मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आया था 4 ओम, ठीक है, और तुल्य ईएमएफ हमारा आया था 6 वोल्ट। तो उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो है करने हैं। ये हमारा रिवीजन का पोर्शन था छोटा सा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो और आगे की बातें आपको बताई जाएंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो बातें आज की क्लास में बताई गई वो समझ आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी। रिवीजन जो है आप टाइम टू टाइम करते रहें घर में भी, और रिवीजन करने से आपका जो टॉपिक है उसमें आपको जो चीजें आप भूल चुके हैं, मिस कर चुके हैं, वो आपको और ज्यादा कवर अप होती हैं और नई चीजें भी जो है वो आपको पता लगती हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास में कुछ अच्छा और कुछ नया सीखने को मिला होगा, आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।